वेलकम टू स्टडी क्लासेस। अपने इस सेशन में हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत जो आपका एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है चुंबकत्व और द्रव्य की चर्चा करेंगे। चुंबकत्व और द्रव्य बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है भूचुंबकत्व। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव कौन कौन से हैं, उनका पारस्परिक संबंध क्या है, इस पर एक प्रूफ है, वो आपको पूछ लिया जाता है परीक्षा में। b² = v² + h² या I² = v² + h²। I क्या है? इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है या संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र है, उसी को हम b से भी प्रदर्शित कर देते हैं। तो पृथ्वी का चुंबकत्व, चुंबकीय पदार्थ यानी चुंबकत्व और द्रव्य की चर्चा करेंगे। चैनल पर हमारे बने रहिए, हम आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। ये 5वां चैप्टर हमने आज स्टार्ट किया है और आपके भाग 1 में 8 चैप्टर को पढ़ने हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार। तो आप चैनल पर बने रहिए, आपको हम पूरा कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम किसी क्षण चुंबक की बात करें तो क्षण चुंबक जो है वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में झुकता है। अगर हम उसको किसी धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो सदैव वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। धारावाही प्रणालिका का भी व्यवहार यही है। धारावाही प्रणालिका भी इसी प्रकार से, जैसे एक क्षण चुंबक व्यवहार करता है, उसी प्रकार से धारावाही प्रणालिका भी व्यवहार करती है। माने धारावाही प्रणालिका को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। और दो धारावाही प्रणालिकाओं को एक दूसरे के समीप लाने पर उनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण भी देखा जाता है। माने धारावाही प्रणालिका का व्यवहार बिल्कुल वही है जो क्षण चुंबक है। धारावाही प्रणालिका का व्यवहार भी क्षण चुंबक के समान है। माने धारावाही प्रणालिका एक प्रकार का चुंबक ही होती है। धारावाही प्रणालिका को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो क्षण चुंबक की भांति उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती हैं। अगर दो धारावाही प्रणालिकाएं परस्पर एक दूसरे के समीप लटकाई जाएं तो उनमें क्षण चुंबक की भांति आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण भी देखा जाता है। दोनों यानी धारावाही प्रणालिका भी छोटे दंड चुंबक की भांति या क्षण चुंबक की भांति लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अगर धारावाही प्रणालिका और क्षण चुंबक दोनों के समीप एक कंपास बॉक्स लेकर आए, कंपास बॉक्स एक सुई होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा को संकेत करती है। दिशा का ज्ञान करने के लिए हम कंपास का प्रयोग करते हैं। तो अगर उसको लाएं तो उनमें भी विक्षेपित होता है, यानी विक्षेप का गुण देखा जाता है। यानी प्रणालिका में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है धारावाही प्रणालिका में, लेकिन एक शर्त है कि वो धारावाही होनी चाहिए। अर्थात कोई धारावाही प्रणालिका या कोई प्रणालिका चुंबकत्व के गुण को तब तक दर्शाती है जब तक कि उनमें धारा का प्रवाह होता है। जैसे ही धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाएगा, प्रणालिका का चुंबकत्व का गुण भी समाप्त हो जाएगा। किसी प्रणालिका में चुंबकत्व का गुण केवल तब तक पाया जाता है जब तक कि धारा का प्रवाह उसमें होता है। यानी वैद्युत आवेश का प्रवाह ही चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी है। धारा क्यों उत्पन्न होगी? क्योंकि आवेश प्रवाहित हो रहा है और आवेश के प्रवाह से ही धारा उत्पन्न हुई, और धारा जब तक है तब तक ही चुंबकत्व प्रदर्शित हो रहा है, चुंबकीय गुण प्रदर्शित हो रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब तक धारा प्रवाहित होगी तब तक चुंबकत्व प्रदर्शित होता है, चुंबकत्व का गुण उसमें बना रहता है। इसलिए सीधा मतलब ये हुआ कि चुंबकत्व के लिए आवेश ही उत्तरदायी है। चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें तो जैसे वैद्युत बल रेखाएं उसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। अगर इनके गुण की बात की जाए, धारावाही प्रणालिका या दंड चुंबक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती हैं उनमें जो गुण प्रदर्शित होते हैं, नंबर 1 बात कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं और पुनः चुंबक के भीतर से होते हुए उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती हैं। माने अगर हम एक नॉर्थ और साउथ पोल बना दें, एक चुंबक बना दें, एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, तो
चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और भीतर से होते हुए फिर उत्तरी ध्रुव पर वापस लौट आती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और फिर भीतर से होते हुए उत्तरी ध्रुव पर पुनः पहुंच जाती हैं। यानी ये एक बंद वक्र होती हैं, जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं होती हैं। एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि चुंबकीय बल रेखाओं और वैद्युत बल रेखाओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं, जबकि वैद्युत बल रेखाएं एक बंद वक्र नहीं होती हैं। वो नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पर पहुंचती हैं और भीतर भीतर होते हुए फिर से उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल पर वापस आ जाती है। दूसरी बात कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, जो स्पर्श चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा को प्रदर्शित करेगा और ये संभव नहीं है। यानी चुंबकीय बल रेखाएं दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी। तीसरी बात कि चुंबक के ध्रुव के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, बल रेखाएं पास पास होती हैं। अगर कई बल रेखाएं खींची जाएं तो यहाँ पर ये सब पास पास होंगी और जैसे जैसे ध्रुव से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी। माने ध्रुव के समीप चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होने के कारण वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर पास पास होती हैं, जबकि ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की दूरी आपस में बढ़ती जाती है, क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी कम हो जाती है। अगली बात कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब बात आती है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो पृथ्वी भी एक प्रकार का चुंबक है। पृथ्वी का जो व्यवहार है वो इस प्रकार से है कि जैसे इसके भीतर गहरे गर्भ में, इसके भीतर अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक स्थित है। पृथ्वी का व्यवहार इस प्रकार से है, एक बहुत शक्तिशाली चुंबक अंदर रखा है, जिसका दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर और उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर रखा हुआ है। इस प्रकार से ये एक चुंबक का व्यवहार प्रदर्शित होता है और इसके जो पक्ष में हमें कई प्रमाण भी हैं हमारे पास। जैसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। अगर एक चुंबकीय सुई है तो हमेशा वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरने का मतलब हुआ कि उत्तरी ध्रुव सदैव उत्तर दिशा की ओर और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है, जो ये बताता है कि इसको कोई चुंबक बैलेंस किए हुए। दूसरी बात है कि पृथ्वी के अंदर गहरा गड्ढा खोदकर अगर हम लोहे का एक नरम लोहे का टुकड़ा गाड़ दें तो उसको अंदर दबा देने पर कुछ समय के बाद उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। उसी प्रकार से जैसे पिन की डिब्बी के मुंह पर चिपकी हुई पिन में भी अगर हम उठाएं तो चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित होता है, यानी वो भी एक चुंबक बन जाता है। तो ऐसा तभी संभव है जब वो किसी चुंबक के संपर्क में रहा हो, और इससे ये दर्शाता है या इससे ये प्रदर्शित होता है कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, यानी पृथ्वी के भीतर कहीं ना कहीं चुंबक है। अगली बात है कि उदासीन बिंदुएं जो मिलती हैं, उदासीन बिंदुओं का मिलना, अगर किसी चुंबक की बल रेखाएं खींची जाएं तो उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। उदासीन बिंदु ये दर्शाते हैं कि वहां पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से निरस्त हो जाता है। अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र न होता तो उदासीन बिंदु हमको न प्राप्त होते। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी का व्यवहार निश्चित रूप से एक चुंबक की भांति है। अब पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव क्या है, चुंबकीय अक्ष क्या है, निरक्ष क्या है, इनकी चर्चा करें तो ऐसे दो स्थान जहां पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के लंबवत हो जाती है, अगर हम एक चुंबकीय सुई को एक धागे से बांधकर लटकाएं और ऊर्ध्वाधर तल में स्वतंत्रता पूर्वक वो घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो जब पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर इसको ले जाते हैं तो इसका व्यवहार अलग अलग पाया जाता है। और अलग अलग व्यवहार पाने पर जब हम भौगोलिक ध्रुवों से गुजरते हुए इसका पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो एक चक्कर लगाने पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यवहार करती है। दो स्थानों पर पृथ्वी के सतह के लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर हो जाती है। तो ऐसे स्थान जहां पर
चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के ऊर्ध्वाधर हो जाती है, उनको चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। वह दो स्थान जहां पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर हो जाती है, वर्टिकल हो जाती है, उन स्थानों को हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ये ध्रुव भौगोलिक ध्रुव से कुछ हटकर हैं और पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा चुंबक का चुंबकीय अक्ष कहलाती है। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष कहलाती है। जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के समांतर यानी क्षैतिज रहती है, उन स्थानों से गुजरने वाला तथा पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल जो होता है वो गोले की सतह को एक वृत्त में काटता है और इसे ही चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। तो चुंबकीय अक्ष हो गया, चुंबकीय निरक्ष हो गया। चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के बीच कोण बनता है और उस कोण की वैल्यू जो है वो ये दर्शाती है कि चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अलग अलग है। इनके बीच बनने वाला कोण जो है वो 11.5 अंश का कोण होता है। 11.5 अंश का कोण चुंबकीय अक्ष पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से 11.5 अंश का कोण बनाता है और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये जो कोण है वो दर्शाता है कि चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी का घूर्णन अक्ष दोनों अलग अलग है। अब बात करते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव की, यानी भू चुंबकत्व के अवयव कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो भू चुंबकत्व के अवयव कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा हमको करनी है। पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अवयव हैं मुख्य रूप से, दिक्पात कोण, नति कोण या नमन कोण और क्षेत्र का क्षैतिज घटक। दिक्पात कोण, नंबर 2 है नमन कोण या इसी को नति कोण भी कहा जाता है। नमन कोण कहिए या नति कोण कहिए, एक ही बात है। और नंबर 3 है पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक इसको बी एच से, इसको थीटा से और इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो पहली बात की दिक्पात कोण क्या है, उसके पहले आपको पढ़ना होगा भौगोलिक यानी उत्तर और चुंबकीय यानी उत्तर क्या है। किसी स्थान पर जब अपने गुरुत्व केंद्र से हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई के अक्ष की बात करते हैं, तो किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई के अक्ष से गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल है उसको चुंबकीय यानी उत्तर कहा जाता है। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, अगर गुरुत्व केंद्र से हम स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय सुई को लटका दें तो उसके अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय यानी उत्तर कहलाता है। ये जो तल है वो चुंबकीय यानी उत्तर कहलाएगा। और भौगोलिक यानी उत्तर क्या होगा, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यानी उत्तर कहते हैं। यानी भौगोलिक यानी उत्तर और चुंबकीय यानी उत्तर की बात हो गई। ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। और अब यहाँ 3 बातें जो है, दिक्पात कोण यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, भौगोलिक यानी उत्तर और चुंबकीय यानी उत्तर के बीच का जो न्यून कोण बनता है उसको हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यानी दिक्पात कोण कहते हैं। इस तरीके से ये पृष्ठ होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक भौगोलिक यानी उत्तर है ये, और ये चुंबकीय यानी उत्तर है। इनके बीच जो कोण बन रहा है ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यानी दिक्पात कोण कहलाता है और इसको हम प्रायः अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, नमन कोण या नति कोण क्या होता है, तो जब हम चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं गुरुत्व केंद्र से, तो ऊर्ध्वाधर तल में वो घूम सके इस प्रकार से लटकाया जाए, तो चुंबकीय यानी उत्तर में स्थिर होने पर चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसी कोण को हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है वो कोण एंगल ऑफ डिप
यानी नति कोण या नमन कोण कहलाता है। तो फिर देखेंगे दिक्पात कोण क्या हुआ, भौगोलिक यानी उत्तर और चुंबकीय यानी उत्तर के बीच का कोण दिक्पात कोण कहलाता है, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। और यानी ये न्यून कोण होता है। नमन कोण या नति कोण क्या है, अगर हम चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई पृथ्वी के माने सुई की जो दिशा है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, वो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसको एंगल ऑफ डिप कहा जाता है, यानी नमन कोण या नति कोण कहा जाता है। और इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसके महत्तम मान का इसका महत्तम मान 90 अंश और न्यूनतम मान 0 अंश होता है। महत्तम मान कहाँ होता है और न्यूनतम मान कहाँ होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रश्न पूछा जाता है कि नमन कोण का अधिकतम मान क्या होता है और कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है और 90 अंश होता है। अधिकतम मान 90 अंश ध्रुवों, यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री ध्रुवों पर, और न्यूनतम मान 0 होता है और कहाँ होता है, निरक्ष पर। मिनिमम वैल्यू 0 निरक्ष पर, निरक्ष पर मिनिमम होता है और कितना होता है, 0 होता है। अधिकतम कितना होता है, 90 अंश होता है। कहाँ होता है, ध्रुवों पर। अब बात आती है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की। जो ये BH है ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया और ये क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है, तो ये BH हो गया। और BH का मान अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, B cos थीटा, बनने वाले कोण का कास आधार हो गया ये। और अगर BB निकालेंगे वर्टिकल, तो वर्टिकल जो इसका घटक हुआ ये होगा B sin थीटा। और अब अगर हम समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ दें, 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने क्या मिल जाएगा आपको, BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर बराबर B स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर। B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपके पास क्या आया इक्वेशन, B स्क्वायर बराबर BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, यानी B बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट BH स्क्वायर धन BB स्क्वायर। ये हम B का मान लिख सकते हैं। इसी समीकरण को कुछ स्थान पर इतना भी लिख दिया जाता है, ये सब एक ही बात है, इतना लिखा जाए या ये लिखा जाए या इसी को इतना भी लिख दिया जाता है, ये भी लिखिएगा H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ अगर हम भाग दे दें इसको, समीकरण 2 को 1 से भाग दे दें तो हमारे पास यानी 2 को, ये आपको केवल हमने जानने के लिए बता दिया है, इसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। यानी 2 को 1 से भाग देंगे, 1 से भाग देंगे, क्या मिलेगा आपके पास, BB/BH, BB/BH बराबर B कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा यानी थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स BB/BH। तो इस प्रकार से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी जो थीटा है, अल्फा है और BH है, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण प्रदर्शन करती हैं। माने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए हमको 3 चीजों की जरूरत है। दिक्पात कोण अल्फा यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, अल्फा एंगल ऑफ डिप यानी थीटा, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH एंड वर्टिकल कंपोनेंट BB। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH की हमको जरूरत है, और इस प्रकार से अल्फा थीटा और BH ज्ञात होने पर हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पूरा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो पूर्ण रूप से निर्धारित करने के लिए हमको इन 3 चीज़ों की जरूरत है, और ये 3 चीज़ें ही पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ये अवयव हैं और इनके बीच ये संबंध है। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। अब बात आती है उदासीन बिंदु की। उदासीन बिंदु क्या है,
तो हमने बताया कि जब किसी चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं तो हमको उदासीन बिंदु मिलते हैं, और उदासीन बिंदु ये बताते हैं कि निश्चित रूप से पृथ्वी का भी अपना कोई चुंबकीय क्षेत्र है जो उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को उदासीन कर दे रहा है। इसलिए जो ऐसे बिंदु हैं उनको उदासीन बिंदु कहते हैं। यानी जब हम किसी चुंबक की बल रेखाएं खींचते हैं तो जो वक्र प्राप्त होते हैं वो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी घटक के कारण होते हैं। पृथ्वी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसका, और जो चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसके कारण हमको वो वक्र प्राप्त होता है। चुंबक के समीप चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और वहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नगण्य रहता है, किंतु जैसे जैसे हम चुंबक से दूर जाते हैं वैसे वैसे पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रभावी होने लगता है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र घटने लगता है। और इस प्रकार से चुंबक से दूर कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के ठीक बराबर और विपरीत हो जाता है, माने BH का मान B के बराबर हो जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के ठीक बराबर और विपरीत हो जाता है, वहां पर हमको उदासीन बिंदु मिलते हैं, उन्हीं को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। यानी उदासीन बिंदु क्या है? जब हम किसी चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं तो हमको जो वक्र मिलता है वो दो कारण से मिलता है, चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उनके रिजल्टेंट से जो हमको मिलता है वही परिणामी वक्र हमको प्राप्त होता है। अब उस परिणामी वक्र में जैसे जैसे हम चुंबक से दूर जाते हैं, चुंबक के समीप चुंबकीय क्षेत्र चुंबक का प्रबल होता है, वहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नगण्य होता है। लेकिन जब हम चुंबक से दूर जाते हैं तो चुंबक से दूर जाने पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कम प्रभावी होने लगता है, माने उसका प्रभाव घटता है, जबकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव बढ़ने लगता है। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि एक ऐसा बिंदु मिलता है जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर और विपरीत हो जाता है, और इन बिंदुओं को हम उदासीन बिंदु कहते हैं, क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर तथा विपरीत हो गए, सदिश राशियां हैं, बराबर विपरीत हो गए तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। अब ये बिंदु दो प्रकार से मिलते हैं। अगर हम किसी छोटे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी के दक्षिण की ओर रखें, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, छोटे चुंबक के दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी के दक्षिण की ओर रखें, तो चुंबक की अक्षीय रेखा पर निश्चित दूरी पर दोनों ओर हमको उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। और अगर हम चुंबक के मध्य बिंदु से उदासीन बिंदु की दूरी r ले लें तो चूंकि अक्ष पर प्राप्त होते हैं μ0/4 पाई 2m/r³, ये हो जाएगा आपका BH का मान, BH बराबर μ0/4 पाई 2m/r³। कब? दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव, दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिण में है, तो उदासीन बिंदु कहां मिलेंगे? उदासीन बिंदु अक्ष पर मिलेंगे, अक्ष पर दोनों ओर होंगे, दोनों ओर चुंबक के मध्य बिंदु से दोनों ओर दो उदासीन बिंदु मिलेंगे जो उसके अक्ष पर होंगे, मध्य बिंदु से r दूरी पर होंगे, और m चुंबक का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, यानी चुंबकीय ध्रुव। तो ये बात हुई। अगर हम बात करते हैं कि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी के दक्षिण दिशा की ओर रखें, तो अक्षीय रेखा पर हमको दो उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं जिनकी दूरी चुंबक के मध्य बिंदु से r है और चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण M है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि एक दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर में करके रख दिया जाए,
छोटे दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर में करके रख दिया जाए तो जो उदासीन बिंदु हैं वो हमको निरक्षीय रेखा पर प्राप्त होंगे, और निरक्षीय रेखा पर उदासीन बिंदु जो मिलेंगे, दो उदासीन बिंदु उसी प्रकार से मिलेंगे जैसे अक्ष पर मिल रहे थे, तो वो उन उदासीन बिंदुओं की दूरी अगर चुंबक के मध्य बिंदु से स्मॉल r है तो इस प्रकार से BH बराबर B यानी μ0/4 पाई m/r³, चूंकि निरक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो m/r³ होता है, μ0/4 पाई m/r³ होता है। तो इस प्रकार से हम अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर दो उदासीन बिंदु प्राप्त करते हैं। फिर आप एक बार देखेंगे चुंबक का उत्तरी ध्रुव जब उत्तर की ओर होगा तो निरक्षीय रेखा पर बिंदु प्राप्त होगा, नॉर्थ नॉर्थ यानी साउथ साउथ होगा, सेम होगा तो निरक्ष रेखा पर प्राप्त होगा, और उस स्थिति में BH बराबर μ0/4 पाई m/r³ होगा, जबकि m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और r क्या है, चुंबक के मध्य बिंदु से निरक्षीय जो उदासीन बिंदु मिल रहे हैं उनकी दूरी। और अगर चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिण में है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिण में है, तो अक्ष पर दो उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे, और उन बिंदुओं की चुंबक के मध्य बिंदु से दूरी स्मॉल r हो तो BH बराबर μ0/4 पाई 2m/r³ हो जाएगा, क्योंकि अक्षीय रेखा पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो B बराबर μ0/4 पाई 2m/r³ होता है। ये बात हुई पृथ्वी के चुंबकत्व की। दंड चुंबक का व्यवहार और धारावाही प्रणालिका का व्यवहार एक ही होता है, इसकी चर्चा हमने की। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव कौन कौन से हैं इसकी चर्चा की, और फिर हमने चर्चा की कि पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र के घटक हैं यानी अवयव हैं उनमें संबंध क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, और कैसे हमको उदासीन बिंदु प्राप्त हो, ये चर्चा हमने की। अगले लेक्चर में हम अगले सेशन में पदार्थ का जो चुंबकीय व्यवहार है वो क्या है, चुंबकत्व यानी पृथ्वी का जो चुंबकीय गुण है, उसी प्रकार से जो अनेक पदार्थ हमारे पास उपलब्ध हैं उनमें जो चुंबकत्व का गुण पाया जाता है वो कैसे है, और उसके आधार पर हम पदार्थों को कितने रूपों में बांट सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। 5वां चैप्टर ये चल रहा है, आप इसी तरीके से धीरे धीरे करके अपना नोट्स तैयार कर लीजिए, और उसकी सहायता से आप अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकते हैं। नोट्स जरूर तैयार करें, बिना नोट्स के आप अपना सिलेबस नहीं तैयार कर सकते हैं। वीडियो को देखें, बार बार प्ले करें, पास करें, प्ले करें, पास करें, और फिर आप थ्योरी लिखकर अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, यानी घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इन वीडियोस का बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। जहां भी सोशल मीडिया के ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, जो भी लोग आपसे जुड़े हैं, उन तक आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर बने रहिए, जिससे आपको पूरा कंटेंट मिल सके, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक होगा study_Ajay_Mehrota, और इस लिंक पर भी आप हमसे जुड़कर वीडियो का लाभ ले सकते हैं। अगले सेशन में पदार्थ के वर्गीकरण की बात करेंगे, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है,